तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे चैनल आरआरबी टेक 345 में। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म आरआरबी टेक 345 में। और आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम इसी उम्मीद से आप लोग के साथ हैं। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए और ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। कूलाम के नियम को क्या प्रदर्शित करता है? पहले कूलाम के नियम हम जानेंगे। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम क्या है? ध्यान दीजिए। कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु के आवेश के बीच की दूरी की दो बिंदुओं के बीच के दो बिंदु है। दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है, एक क्या है Q2 है। दो बिंदु आवेश के दो बिंदु है, दो बिंदु A और B है, जिसपे Q1 है और क्या है Q2 है। दो आवेशों के बीच की दूरी के बीच के दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम के अनुसार, यानी कि F बराबर होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या होता है? Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आता है। इसको ये आता है हमारा समानुपाती में, क्या आता है? F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आता है। और यही हमारा बन जाता है F बराबर इसके जगह पर K आ जाता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। जहाँ K क्या है? स्थिरांक है। K क्या है? स्थिरांक है। इसी को हम K का जो वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और प्रति कूलाम का स्क्वायर है। के क्या है? के स्थिरांक है। इसका वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का। तो इसको भी याद रखना है आप लोगों को। के की वैल्यू भी याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? यदि मान लीजिए के छूटा, अगर के यहाँ पे लगा दिएगा, के यहाँ पे हम थोड़ा सा लगा दें, ए बराबर के तो कौन ऑप्शन जाएगा? ए बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ए बराबर के उसमें जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन मिल रहा है बराबर के बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर मिल रहा है। तुरंत ऑप्शन क्या होगा? देखिए तुरंत टिक लगा दीजिए यहाँ पे। ए मेरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? इसको भी याद रखना है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यही समानुपाती हटता है तो ए बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चल रहा है कि निम्नलिखित में से औसत वेग का व्यक्त करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में औसत वेग प्रदर्शित करता है। तो औसत वेग किसे कहते हैं? थोड़ा ही जान लें। औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग पहले वेग के बारे में जानेंगे। वेग किसे कहते हैं? एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, कोई पिंड हो या कोई वस्तु हो, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चाल एकांक दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इसी विस्थापन का मात्रक होता है, हम लिखते हैं एम। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और इसका मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि इसको लिखते हैं ms के पावर -1, यानी कि हमारा जो होता है ms के पावर -1 होता है। इसी को बीमा निकाले हम, तो बीमा क्या हो जाता है? बराबर बीमा क्या हो जाता है? बीमा LT के पावर -1 होता है। LT के पावर -1 हो जाता है।
इसी को हम एल टी के पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे अब आता है औसत वेग। औसत वेग क्या कहते हैं? औसत वेग, औसत वेग किसे कहते हैं? कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, औसत वेग कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात के बराबर होता है। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा तथा कुल अनुपात, कुल कुल समय, कुल समय, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कुल औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? ये चाल तो नहीं हो सकता है। चाल क्या आएगा? ये औसत चाल है। क्या है? इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे औसत, औसत चाल है। क्या है? औसत चाल है। ये देखिएगा, ये क्या है? औसत चाल, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये कुल विस्थापन बटा कुल समय है। तो हमारा कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब तीसरे पा रहे हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यहाँ पे हम दे रहे हैं वेग में परिवर्तन। इसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल को, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। लिख दे रहे हैं, वेग में, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक जो होता है, वेग का त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का, यही जाता है तो मीटर सेकंड के पावर -2 हो जाता है। वेग का मात्रक जो होता है एम एस के पावर -2 होता है। अगर हम बीमा की बात करें तो एम की जगह पर एल हो जाएगा, और इसकी जगह पर इसका क्या माप, इसको किससे, एल से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं? ठीक है, एल टी के पावर क्या होगा? -2 हो जाएगा। बीमा क्या होगा? एल टी के पावर -2 हो जाएगा। तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वो नीचे क्यों आती है? नीचे क्यों आती है? अब केंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये सभी। अभी केंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर करती करती है तो उसके केंद्र की ओर, एक दिशा की ओर क्या करते हैं? एक बल लगता है। मान कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, जो गति करती है तो उसकी दिशा क्या होती है? उस केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसी को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ, सूर्य की, सूर्य के चारों तरफ, चारों ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, ये किसका एग्जाम्पल है? अभिकेंद्रीय बल एग्जाम्पल है। पृथ्वी, पृथ्वी के चारों, चारों ओर चंद्रमा की, चंद्रमा की गति क्या है? अब हम आते हैं अपकेंद्रीय बल पे। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है उसके केंद्र से एक विपरीत दिशा में क्या होती है? बल कार्य करता है, उसी हम बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जैसे दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन, दूध से मक्खन, दूध से मक्खन निकालना, और एग्जाम्पल एक है वॉशिंग मशीन। क्या है? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। एक और उदाहरण पूछता है, जब कोई कार व्यक्ति लेकर जैसे ही बाएं तरफ जैसे ही मोड़ता है ना, तो उसके दाएं ओर एक झटका लगता है, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु को नीचे खींचने का प्रयास करता है।
तो हमारा क्या होता है, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वो नीचे क्यों आती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे आता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्या है, तीसरा सही है। अब अगर 200 ओम के प्रतिरोध की एक धातु तार की लंबाई, एक धातु तार की लंबाई के बराबर वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है, वृत्त के दो व्यासी वृत्त बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, उसको हम देखेंगे। एक वृत्त है, तो वृत्त ये है, ये व्यास, ठीक है ना, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त क्या है, व्यास है। 200 ओम प्रतिरोध की एक धातु के तार की लंबाई के बराबर वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है, एक वृत्त में मोड़ा गया, वृत्त के दो व्यासी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध, दो समतुल्य इसके बीच प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी समतुल्य क्या लगा है, प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध है। इसको हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये किसे दिखा रहे हैं, ब्लैक से, ठीक है। इसके बीच में क्या लग रहा है, प्रतिरोध लग रहा है, ठीक है ना, ये प्रतिरोध लगा हुआ है। और कह रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब मान लीजिए कितना ओम का है, 200 ओम का प्रतिरोध है, तो 100 ओम का ये होगा, ये 100 ओम का होगा, तो कुछ करना नहीं है, याद रखिएगा। जब भी आपको 100 ओम और 100 ओम देना, जब भी ये सेम संख्या रहे, समांतर क्रम में रहे, तो हमेशा 100 और 100 का आधा क्या होता है, 50 हो जाएगा, तो सीधे 50 पर टिक लगा देंगे। इसका क्या होता है, इसका फार्मूला भी होता है, अगर फार्मूला से लगाना चाहते हैं तो फार्मूला से लगा लीजिएगा। 1/r इक्वावेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है प्लस 1/r3 होता है। ये क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले से क्या होता है, हमारा ये भी लग जाएगा, ठीक है ना, तो आराम से लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगता है, 1/r इक्वावेलेंट बराबर क्या होगा, देखिएगा उतना ही आएगा। 1/r1 की जगह कितना रहेगा, 100 रहेगा, और इसकी जगह क्या रहेगा, 100 रहेगा। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला अंश क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो 100 हो जाएगा, और कितना से कटेगा, 50 हो जाएगा। तो आर इक्वावेलेंट बराबर क्या निकला, जब ये पलटी मारेगा तो भी पलटी मारेगा, क्या करेगा, ये भी पलटी मारेगा, तो आर इक्वावेलेंट बराबर क्या होगा, 50 ओम होगा। देखे आया कि नहीं आया, आया ना। तो जब भी सेम रहे, सेम संख्या रहे, सेम संख्या रहे, तो उसका आधा हो जाता है समांतर क्रम में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एल्डिहाइड है, निम्नलिखित में से कौन एक एल्डिहाइड है, इसमें देखना है। तो पहले हम जान लें ये एथेन, एथेन का जो होता है, एथेन का फार्मूला हम जान लें पहले। एथेन का फार्मूला है C2H6 होता है, C2H6। ये जो है इसकी संरचना सूत्र होते हैं हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, किस ग्रुप के हैं, एथेन जो है हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब आते हैं एथेनॉल, एथेनॉल जो है, एथेनॉल एल्कोहल ग्रुप है, किसके ग्रुप है, एल्कोहल, 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 एल्कोहल का है, एल्कोहल ग्रुप का है। एथेनॉल का जो फार्मूला होता है, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला होता है C3 होता है, CH3 सॉरी, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2OH होता है, CH2OH होता है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। और मेथनॉल, मेथनॉल का देखिएगा, मेथनॉल का क्या होता है, CH3OH होता है, CH3OH होता है, CH3OH होता है, ये भी क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल। इसकी संरचना सूत्र जो होता है एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल। अब आते हैं ये और ये क्या है, एल्कोहल के हैं, C2H6 क्या है, हाइड्रोकार्बन की संरचना सूत्र जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम इसे मेथनॉल, मेथ तो एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, इनमें से कौन एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या बचा, मेथनॉल है, मेथनॉल क्या है, एक एल्डिहाइड है। मेथनॉल, मेथनॉल का जो होता है
मेथनॉल का होता है एच एच सी एच ओ। इसका फार्मूला मेथनॉल का होता है एच सी एच ओ होता है। एक एथेनॉल में होता है, क्या होता है? एथेनॉल। एथा एथानल एथेनॉल। एक एथेनॉल ये भी क्या है? ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। इसका भी होता है सी एच थ्री। इसका फार्मूला होता है सी एच थ्री ओ एच होता है। सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ होता है। सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ होता है। सी एच थ्री सी एच ओ होता है। तो मेथनॉल क्या है? एल्कोहल ग्रुप का है, यानी कि इससे संरचना सूत्र होता है एल्कोहल होता है सी एच थ्री ओ एच। इसका फार्मूला होता है। मेथनॉल क्या होता है? एच सी एच ओ होता है, एथेनॉल ग्रुप का है। एच सी एच थ्री ये क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल क्या है? ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है। एथेनॉल एल्कोहल है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है। एल्कोहल ये भी एथेन सी टू एच सिक्स है। ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस समूह के तत्वों को निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? किस तत्व को अम्लीय ऑक्साइड बनाने की? तो दो में नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 16 जाएगा। इसे कहते हैं एल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, इसे कहते हैं चालकोजन। इसे कहते हैं चालकोजन कहते हैं। कहते हैं चालकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस समूह को क्या कहते हैं? चालकोजन भी कहते हैं। इसे चालकोजन के रूप में भी इसे चालकोजन के रूप में जाना जाता है। इसे चालकोजन के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसका इसका प्रतीक क्या है? सल्फर। सल्फर क्या परमाणु क्रमांक होता है? 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। ये किसका है? हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का है। ये क्या है? ये किसका है? ये नियान है, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। ये किसका है? फास्फोरस का है। क्या है? फास्फोरस का। किसका है? फास्फोरस का। फास्फोरस फ्लोरीन परमाणु क्रमांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन जाएगा। इसे चालकोजन के नाम से भी क्या कहता है? जाना जाता है। तो हमारा 5 और 6 क्वेश्चन हुआ। अब हम चलेंगे 7 और 8 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, फास्फोरस में ये रहेगा, पी ये रहेगा। ठीक है ना? क्या रहेगा? पी रहेगा। फास्फोरस में पी रहेगा। ठीक है, देख लो इसको, देखो पहले। चलो 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक उत्तल से वस्तु प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है ना? उत्तल लेंस का फार्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/e, सॉरी 1/f बराबर 1/v माइनस क्या होता है? 1/e होता है। यहाँ पे वस्तु की दूरी जो दिया है, यदि एक उत्तल वस्तु प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर है, हमारा जो u बराबर जो दिया है, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। e को किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और दिया प्रतिबिंब जो दिया है v बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी को हम लेते हैं माइनस में, सॉरी किसमें? प्लस में लेते हैं। किसमें लेते हैं? प्लस में लेते हैं। 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा होगा 1/v। v की जगह पर कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। ये कितना होगा? e बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 30 10 30 जोड़ दो, इसको लिख दो यहाँ पे। अब 20 दाम में 200 लिख दो। हो गया? जीरो से जीरो काट देंगे। जैसे ही ए पलटेगा, जैसे ही ए पलटेगा, 20 क्या होगा? पलटी मार देगा। 20 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि एफ बराबर 20/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन हमारा जाएगा तीसरा। कौन जाएगा? तीसरा जाएगा। समझ में आया?
अब देखो ये थोड़ा सा बायोलॉजी क्वेश्चन है। बायोलॉजी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन। अंटार्कटिका में निम्न में से कौन से गर्म झरनों और समुद्री तापीय चिमनियों में और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने वाले जीव जो होते हैं कहाँ कौन पाए जाते हैं? एंगलिना पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, अमीबा पाया जाता है। पहला बात है कि अमीबा जो होता है गर्म स्थानों पर जीवित नहीं रह सकता है। ये जो है ये गर्म स्थानों पर क्या कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। अब ये क्या वायरस क्या है, वायरस कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। वायरस जो होता है कठिन पर, जैसे कि इसमें जैसे कि मान लो गर्भ जाना, ये सब कठिन परिस्थिति है, इसमें रह नहीं सकता है। ये कठिन परिस्थितियों में नहीं रह सकता है, ये आराम का जिंदगी जीना चाहता है, ये कठिन परिस्थितियों में नहीं रह सकता है। एवुलिना क्या है, एवुलिना एक कोशिकीय जीव है। एवुलिना क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एवुलिना एक कोशिकीय क्या है, जीव है। कोशिकीय जीव है, ठीक है। और ये जो है इस सिकुड़ने की क्षमता रखता है। सिकुड़ने क्या करता है, सिकुड़ने की सिकुड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। जीवाणु क्या है, जीवाणु खोज लियोन हाक ने कह रहा, कौन कहता है, एंटोनी लियोन हाक ने। जीवाणु खोज एंटोनी, तुम लोग पढ़ोगे इसमें, जैसे क्या हुआ उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जाओगे तो उसमें पढ़ोगे। जीवाणु खोज एंटोनी एंटोनी लियोन हाक ने किया था। एंटोनी लियोन हाक ने किया था। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें जो पाए जाते हैं 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये गर्म झरनों, स्थानों, समुद्र, चिमनियों में आदि में रस होते हैं, बड़ी ज्यादा झेलते हैं सब। ये सब उधर ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, जीवाणु सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जीवाणु सही होगा, ठीक है। 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम का जैसे परमाणु क्रमांक देखें, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रम कितना होता है, 2 होता है। तो इसके बाहरी कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, तो इसके अलावा कह रहा है इसके सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कह रहा है सभी के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम आ जाते हैं, उसके बाद आता है नियान, इसके बाद आर्गन। नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान और रेडान, इसके सब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। सब क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं उत्कृष्ट गैस बनाते हैं। ये सभी क्या है, उत्कृष्ट गैस है। इसी को कहा जाता है नोबेल गैस। क्या कहा जाता है, नोबेल नोबेल गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबेल गैस। इसी को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस। क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस। इसी को कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, हेलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके बाहरी कोष में कितने, हेलियम को छोड़कर सभी के बाहरी कोष में जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, ये जो तत्व हैं ये वर्ग 18 के समूह के तत्व है, वर्ग 18 के वर्ग के समूह के तत्व है, ठीक है। अब कह रहा है काला शीशा किसे कहा जाता है, काला शीशा किसे कहा जाता है, पहले हीरा गया, हीरा, कार्बन के 2 ग्रुप होते हैं, एक हीरा होता है, कार्बन के दो कार्बन के कार्बन के 2 अणु, एक हीरा, एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है,
ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। जो हीरा होता है, हीरा का जो हीरा होता है, हीरा अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। याद रखिएगा, अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। हीरा अधातु होता है। ठीक। अब हम ग्रेफाइट देखेंगे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉरी मरकरी देख लें। मरकरी को मरकरी का हमारा जो प्रतीक है Hg है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80। सोना का जो होता है, सोना को कहते हैं Ae। क्या कहते हैं? इसका प्रतीक क्या होता है? Ae होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है, 79। कितना होता है? 79। याद रखिएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का काला शीशा, तो काला शीशा को हम क्या कहते हैं? काला शीशा किसे कहता है? वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। इससे क्या होता है? कृत्रिम हीरे जब बनाया जाता है, कृत्रिम कृत्रिम हीरा को बनाया जाता है, कृत्रिम हीरा बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? अगर कृत्रिम मतलब जो कि मानव द्वारा जो बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट के द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम हीरे के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब हीरा की बात करें तो हीरा चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना। अब इसमें कौन, हाँ एक बात और, एक और चीज जान लीजिए। ठीक है। एक और चीज क्या है ग्रेफाइट का? जो लेड पेंसिल आते हैं, लेड पेंसिल, लेड पेंसिल में, लेड पेंसिल में किसका उपयोग है? जो लेड पेंसिल में जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और काला शीशा किसे कहता है? वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। किसे कहता है? तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ऑप्शन हमारा एक ग्रेफाइट से होगा। क्या होगा? ग्रेफाइट से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग 12 और, तो ओजोन को, ओजोन का फार्मूला होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का परमाणु क्या होता है? O3। तो इसके परमाणु क्रमांक, इसके परमाणु में, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन कौन जाएगा? चौथा जाएगा। कौन जाएगा? चौथा जाएगा। अब ये हम जानेंगे ये कहाँ से लिया गया। ओजीन से, ये ओजीन से लिया गया है। ये ओजीन से लिया गया है। यह ओजीन से, ओजीन से लिया गया है। ओजीन से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है सुंघना। जिसका अर्थ क्या है? सुंघना है। जिसका अर्थ सुंघना है। जिस सुंघना है। जैक्स, जैक्स लुइस, जैक्स लुइस सोरेट ने, सोरेट, सोरेट ने इस सूत्र का खोज किया था। O3 यानी कि ओजोन O3 का खोज किया था। जैक्स लुइस सोरेट ने इस सूत्र का खोज किया था। कब किया था? 1800 1865। इसमें 1865 में, ठीक है। 1865 में खोज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन है? 3 है, ठीक है ना। अब कर निम्नलिखित में से शराब का पीएच मान कितना होगा? शराब का पीएच मान कितना होगा? ये जो है 6 जो है, ये मानव मूत्र का है। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू होती है, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू होती है 6 होता है। ये जो होता है खाने के बाद लार, लार का पीएच, खाने के बाद लार जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। और 7.4 किसका होता है? रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का। 7.4 होता है वो लार का होता है और रक्त का होता है। रक्त का क्या होता है? 7.4 होता है। 6.5, 6.5 जो होता है ये किसका होता है? ये दूध का होता है। किसका होता है? 6.5 किसका होता है? दूध का होता है। याद रखिएगा। अब बच
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 2 केजी वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी। कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 2 केजी वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का पहले फार्मूला क्या होता है ये देख लेंगे हम लोग। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के ई बराबर नाइटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर 1/2। बताइएगा इसमें जो एम है द्रव्यमान है, एम क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना दे रहा है 2 केजी, यानी कि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है। तो ये जो किलोग्राम है यही आपको इससे समझ में आ जाएगा कि किलोग्राम है 2 केजी दे रहा है, यानी कि एम का जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और भी स्क्वायर की जगह कितना है 10 है, गुणे कितना है 10, यानी कि 10 का क्या हुआ स्क्वायर होगा 1/2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10 होगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 10 दहा में क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी कि जो निकलेगा गेंद की गतिज ऊर्जा हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, यानी कि 100 जूल निकलेगा। अब 100 जूल कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन क्या कौन जाएगा ये जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि ई बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है, और ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक याद रखिएगा, ऊर्जा ऊर्जा तथा ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, क्या होता है जूल होता है, याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है, ये भी याद रखिएगा। और गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है के ई बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर, इसको भी याद रखना है, ये भी काम का फार्मूला है, हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। इस पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, आप लोग याद रखिएगा ग्रुप डी में एनटीपीसी में चाहे किसी भी एग्जाम में इस पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ा इसको केयरफुली कीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन का पीएच जो है 3 है, जब इसका पीएच 6 में बदलता है 6 में बदलता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या होगी। इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, यदि कभी बदलने के लिए देगा ना पीएच 3 है, जब इसका पीएच 6 में बदलता है तो आसान तरीका है, कुछ मत कीजिएगा, सीधे क्या कीजिएगा कुछ करना नहीं है इसमें, सीधे आप यहाँ पे सीधे लिख दीजिएगा पीएच 6 दिया है, इसको सीधे लिखिएगा 10⁻⁻6 लिखिएगा, 10⁻⁻6 लिखिएगा। अब पीएच 3 है तो नीचे लिखिए 10⁻⁻3 लिखिएगा, लिख दिए। अब 3 दूनी कितना होता है, यहाँ पे जैसे चला जाएगा तो 10⁻⁻6 इंटू जैसे ही ऊपर जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होते हैं घट जाते हैं, क्या होते हैं 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -3 बचेगा, तो जो आएगा यानी कि 1000 आएगा, कितना होगा 10⁻³ है, यानी कि टोटल 1000 आ रहा है, किसमें आ रहा है तो 100 गुना बढ़ जाएगी तो माइनस में आ रहा है, 100 गुना बढ़ेगी नहीं, 100 गुना क्या हो जाएगी घट जाएगी, क्या हो जाएगी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा क्या होगा सही होगा, 1000 गुना क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो इस प्रकार से आप ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कोई भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 17 और 18 पे चल रहे हैं, ठीक है 17 और 18 पे क्वेश्चन पर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 84 वोल्ट तथा 2 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकेंड में प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। फार्मूला ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है H बराबर VIT/4.2 होता है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा 84 वोल्ट, वोल्ट का मान कितना दे रहा है 84 दे रहा है, आई एम्पियर कितना दे रहा है 84 वोल्ट 2 एम्पियर, 2 लिखेंगे, प्रति सेकेंड के मतलब 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे बटा 4.2 लिखेंगे। पॉइंट जैसे ही हटाएंगे ना, पॉइंट जैसे हटाएंगे तो किसी में भी जीरो लगा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव रहेगा, तुरंत क्या होगा जीरो ऊपर लग जाएगा, किसी में जीरो लगा दीजिए गुणे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 दूनी कितना होता है 84 होता है, 20 दाह में कितना होता है सॉरी 20 दूनी कितना होता है 40 होता है, 20 दूनी 40, तो 40 कैलोरी निकला, 20 दूनी 40 कैलोरी, 40 कैलोरी निकला। तो बताइए कहाँ ऑप्शन दिया है
40 कैलोरी। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। फार्मूला भी याद रहेगा, H बराबर VIT/4.2। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पियर, 5 ओम प्रतिरोध के तार में 2 एम्पियर की धारा, एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है। पहली बात जान लीजिए, ओम का नियम आपको जानना जरूरी होगा। ओम के नियम के अनुसार, V बराबर क्या, आई आर। V बराबर आई आर होता है। V जहाँ वोल्ट है, I धारा है, R प्रतिरोध है। तो बताइएगा, इसमें 5 ओम प्रतिरोध दे रहा है, तो प्रतिरोध यहाँ पे है, तो यहाँ प्रतिरोध 5 हो जाएगा। I 2 एम्पियर दे रहा है, 2 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, और 2 पचे 10 लिखिए, 10 वोल्ट। कहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए 0.01 वोल्ट, 10.00 वोल्ट, -10 वोल्ट, 100 वोल्ट। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, 10.00 वोल्ट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, दूसरा सही होगा। अब हम लास्ट चलेंगे, हाँ 19 और 20 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे आपके साथ, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि हमें भी मोटिवेट मिले। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ओम के नियम का पालन करने वाले धात्विक चालक निम्न में से, ओम के नियम का पालन करने वाले धात्विक चालक निम्न में से किस ग्राफ को व्यक्त करता है। किस ग्राफ को, ओम का नियम थोड़ा सा जान लें, अभी पढ़ा है पीछे वाले क्वेश्चन पर ओम का नियम आया था। ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तथा उसके बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि भी समानुपाती आई होता है। यही जब समानुपाती होता है तो V बराबर आई आर होता है। आर जहां आर क्या है, नियतांक। क्या है, आर नियतांक। इसको ही हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। V क्या है, वोल्ट है। V क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। और I क्या है, धारा है। क्या है, धारा है। जब भी ओम का नियम अगर पढ़ते हैं तो ओम का नियम ग्राफ जो बनाता है, एक सरल रेखा बनाता है। तो इसमें कोई भी सरल रेखा है, देखिए वक्र टाइप भी दिख रहा है, ये भी वक्र टाइप भी दिख रहा है, ये भी क्या है, कुछ वक्र टाइप, यानी कि कोई सरल रेखा में दिख रहा है। एक ही ऑप्शन जो दिख रहा है, हमारा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, एक सीधी सरल रेखा में। क्या है, एक सीधी सरल रेखा में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 3 जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे है आपका वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है, आई। ठीक है ना, V और I है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, एक सरल रेखा में देख रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, करंट का मान क्या करेगा, बढ़ेगा, कहीं जाए कंसंट्रेट हो जाएगा, और क्या होगा, उसी को कहते हैं V समानुपाती I होता है। V समानुपाती I होता है। V का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। V का मान, V समानुपाती I, V बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जाके कांस्टेंट पर रुक जाएगा, यानी कि एक नियत से चलेगा। तो वही जब नियत हटता है तो क्या आता है, नियतांक आर होता है। क्या होता है, आर होता है। उसी पर क्या होता है, एक सरल रेखा में क्या होता है, एक सरल रेखा में क्या होता है, एक सरल रेखा में होती है। ठीक है ना। अब कर निम्नलिखित में से प्रतिरोध का मात्रक हम जानेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अब हम पहले ही जान ली इसमें क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। क्या है, विभवांतर का। ये विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम जो होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये किसका मात्रक होता है, ओम मीटर मात्रक होता है प्रतिरोधकता का। किसका होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। हमारा जो होता है आर समानुपाती आर बराबर रो एल बाई ए होता है। ठीक है ना। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसी विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है
ओम मीटर होता है। क्या होता है? इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो इसका जो, इसमें प्रतिरोध का जो मात्रक दिखा रहा है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इसी के साथ 20 क्वेश्चन रहा, और 20 क्वेश्चन आप लोग के साथ रहा, और 20 क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है आप लोग को अच्छे तरीके से दिया गया है, और इस पर आप तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा यही उम्मीद है, और हम लोग क्या है, हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि आप लोग का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए और आप एक नौकरी पा जाए, और इससे बड़ा खुशी और नहीं हो सकती हम लोग किसी का। और ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ठीक है, और मेरा प्रे है भगवान से कि आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं नमस्कार और टाटा बाय बाय। मैं फिर कल आपके साथ रहूँगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।